नमस्कार, मैं हूं विवेक और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कृष्णा सोबती के उपन्यास जिंदगी नामा पर चर्चा करेंगे। यह उपन्यास इग्नू एमएसडी कोर्स के पेपर कोड एमएसडी 15 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ से आपके पेपर में हर बार, आपकी परीक्षाओं में हर बार यहाँ से प्रश्न आता है। तो उसी परीक्षा के लिहाज से यहाँ पर हमें ओवरऑल एक संपूर्ण चर्चा इस उपन्यास के बारे में करने जा रहे हैं, ताकि यहाँ से कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसे आसानी से अपनी परीक्षा में लिख सकें। और यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जिनके कोर्स में जिंदगी नामा उपन्यास है, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अगर आपके कोर्स में जिंदगी नामा उपन्यास है तो यह वीडियो आप ही के लिए होने जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं और इस पर एक संपूर्ण चर्चा करते हैं। उपन्यास जिंदगी नामा, इसका प्रकाशन सन 1979 ईस्वी में हुआ। यह उपन्यास कृष्णा सोबती जी द्वारा रचित है। इस उपन्यास में जो इसका प्रमुख शीर्षक है वह है जिंदगी नामा, यानी कि उपन्यास का नाम क्या है? जिंदगी नामा। और इसका उप शीर्षक किया गया है, जिसका पहले भाग का उप शीर्षक है जिंदा रुख, और दूसरे भाग का उप शीर्षक क्या हो सकता था ये पता नहीं है किसी को, ठीक है, क्योंकि ये प्रकाश में नहीं आ पाया। इसका कुछ अंश जो है बहुजन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था सन 2000 के आसपास, लेकिन और अधिक चीजें इसके संदर्भ में प्रकाशित नहीं हो पाई। और व्यापक स्तर पर जिंदगी नामा में यह ध्वनित होता है कि यह एक विशेष कालखंड का, विशेष चरित्रों का, विशेष परिवेश का आख्यान है। लेकिन यह विशेष कालखंड, विशेष चरित्र या विशेष परिवेश क्या है जिसे लेखिका ने इस दीर्घाकार कथा में बांधकर प्रस्तुत किया, यानी कि बहुत ही विस्तृत उपन्यास है जिसे सारांश में समेटना लगभग मुश्किल है, यानी कि सभी अंशों का सार समेटा नहीं जा सकता। फिर भी हम एक कोशिश करते हैं इसका सारांश लेने की। तो इसमें जब हम देखते हैं कि इसे लेखिका ने विभिन्न कालखंडों को, विभिन्न परिवेशों को एक दीर्घाकार कथा के रूप में बांधकर प्रस्तुत किया, और इसमें विशेष कालखंड, चरित्र या परिवेश जो है उन्हें हम इस प्रकार देखेंगे कि जैसे अविभाजित पंजाब की साझी संस्कृति, ठीक है, कि जो अविभाजित पंजाब था, आज़ादी से पहले वाला पंजाब था, उसकी साझी सांझी संस्कृति किस प्रकार की है वो यहाँ पे अपने को दिखाई देगी। गांव डेरा जट्टा का आख्यान दिखाई देगा, जिस गांव में इसकी कथा बांधी गई है। स्वतंत्रता संग्राम व देश प्रेम का आख्यान इसमें प्रकट होगा, और पंजाबी चरित्रों के दुस्साहसिक कारनामों का आख्यान इसमें अपने को मिलेगा, और साहों की जिंदगी का आख्यान मिलेगा, जिसे केंद्र में रखकर इस उपन्यास की रचना की गई है। सबसे पहले बात करते हैं अविभाजित पंजाब की साझी संस्कृति पर। तो वास्तव में उपन्यास में आदि से अंत तक, या फिर उपन्यास के आरंभ से भी पहले, लेखिका के समर्पण भाव से ही लेखिका के सरोकार का, जो लेखिका का सरोकार है वो अत्यंत स्पष्ट है, क्योंकि उपन्यास का आरंभ और अंत दोनों में समर्पण की चेतना गुरु गोविंद सिंह का फारसी में रचित एक संदेश है। और वह संदेश क्या है कि चूकार अज हमा हीलते दर गुजस्त, हलालस्त बुलदन बा शमशीर दस्त। इन्हीं पंक्तियों से उपन्यास का प्रारंभ भी होता है और इन्हीं पंक्तियों से उपन्यास का अंत भी होता है। लेखिका ने उपन्यास के अंत में शाह जी के मुंह से इस कथन की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हुए लिखा है, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने मुगल बादशाह औरंगजेब के जोर जुल्म देखकर उसे खत में लिखा। और क्या लिखा खत में? कि जब दूसरे सब रास्ते कारगर ना हो तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज है। और वास्तव में जिंदगी नामा की अंतर वस्तु जैसी व्यापक है, उसे एक सीमित कथा के दायरे में बांधकर प्रस्तुत करना अत्यंत कठिन व श्रम साध्य है, जिसे लेखिका ने बांधने का प्रयास किया है इस उपन्यास में हम देखते हैं। और जो ये संदेश था इनका, गुरु गोविंद सिंह का, कि चूकार अज हमा हीरते दर गुजस्त
हलालस्त बुर्दन बा शमशेर दस्त। यही जो है उपन्यास का प्रारंभ भी है और यही अंत भी। पंजाबी लोकमानस की इसी बहती सांस्कृतिक भागीरथी को लेखिका ने उपन्यास के अंग के रूप में कथारंभ से पहले पूरे 7.5 पृष्ठ की काव्यात्मक अभिव्यक्ति में बांधकर प्रस्तुत किया है, यानी कि उसकी भूमिका बनाई है। इसमें चनाब और झेलम की धरती के, पंजाब की खिलंदड़ी हीरों के और मेहनती किसानों के, बैसाखी लोहड़ी आदि त्योहारों के, ठीक है, बाग और फुलवारी के, गुल्ले डंडे और सांचियों के खेलों के, पंज दरियाओं के पंजाब के खूबसूरत चित्र खींचकर इसके इतिहास की सबसे बड़ी और भयानक त्रासदी, इस संस्कृति स्रोत जिंदा रुख को 1947 के विभाजन द्वारा काटे जाने का चित्र प्रस्तुत किया है। यानी कि प्रकाशित कब हुआ? 1979 में। और इसमें कथा कब की है? आज़ादी के पहले की, यानी कि जब स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था उस दौरान की कथा है। वास्तव में कृष्णा सोबती की इस व्यापक अभिव्यक्ति में ही जिंदा रुख, यानी कि जो जिंदगी नामा का ये उपन्यास है, ये गागर में सागर है। जिंदगी नामा उपन्यास के पहले भाग जिंदा रुख शीर्षक और लेखिका द्वारा अपनी काव्यात्मक अभिव्यक्ति में प्रस्तुत जिंदा रुख के प्रतीक से स्पष्ट है कि जिंदा रुख पंजाब की सांझी संस्कृति का प्रतीक है, जो 1947 तक अपने पूरे खूबसूरत रूप में खिला, फला और फूला हुआ था, जो अपने नीचे बसे लोगों की सुरक्षा था, उसके लिए ठंडी छां था। और पहले भाग का शीर्षक जिंदा रुख इसीलिए है क्योंकि उपन्यास के आरंभ से अंत तक लगभग 1907 से 1914-15 तक पंजाब का जिंदा रुख सुरक्षित था, जिसकी एक झलक उपन्यास में प्रस्तुत गुजरात जिले के डेरा जट्टा गांव के अविरल जीवन प्रवाह के रूप में प्रस्तुत हुई है। यानी कि जो डेरा जट्टा गांव का चित्र यहाँ पे खींचा है कृष्णा सोबती ने, पाकिस्तान के गुजरात जिले का है, ठीक है। यदि वह 1947 के कालखंड तक को समेटने वाला होगा तो इस जिंदा रुख के काटे जाने की त्रासदी पर केंद्रित होगा, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो उपन्यास किस प्रकार होगा, पता नहीं प्रकाशित भी होगा या नहीं प्रकाशित होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो उपन्यास लेखिका की काव्यात्मक अभिव्यक्ति और उसके बाद के कथा विस्तार से यह स्पष्ट है कि उपन्यास की प्रमुख अंतर्भूमि अविभाजित पंजाब की सांझी जन संस्कृति की भागीरथी के अनवरत प्रवाह में ही लेखिका ने आख्यान रूप दिया है। और वास्तव में जिंदगी नामा की अंतर्वस्तु जैसी व्यापक है, उसे सीमित कथा के दायरे में प्रस्तुत कर पाना कठिन है। इस कठिन साध्य के लिए लेखिका ने इस संस्कृति कथा को डेरा जट्टा गांव व गांव में भी साहो के परिवार की कथा तक सीमित रखने के रूप में सांझी संस्कृति का प्रतीकात्मक चित्र प्रस्तुत किया है। इस प्रतीक रूप के विस्तार में लेखिका ने उपन्यास के पहले हिस्से में पंजाबी साहित्य के प्रचलित रूप 12 शैली का प्रयोग किया है। उपन्यास की कथा का आरंभ सदर पूर्णिया की रात से करते हुए कथा में पूरे वर्ष के दौरान आने वाले सभी त्योहारों, ऋतुओं, मेलों का बड़ी चित्रमयता से वर्णन किया गया है। चाहे त्योहार लोहड़ी, बैसाखी, दशहरा, ईद हो या त्रिंजन पर जुटी लड़कियां, स्त्रियां या गांव के चलने वाली कथाएं, सर्दी, गर्मी, बरसात, गांव की जिंदगी के प्रवाह के रूप में इन सब का चित्रण यहाँ पर हुआ है। उसके बाद बढ़ते हैं डेरा जट्टा गांव का आख्यान किस प्रकार यहाँ पर उद्धृत होता है। तो जिंदगी नामा का शाब्दिक अर्थ है जीवन कथा, यानी कि जीवन की कहानी। कृष्णा सोबती ने अपने उपन्यास जिंदगी नामा में किसकी जीवन कथा कही है, कौन है उसकी कथा के केंद्र में? वास्तव में कृष्णा सोबती ने अपने उपन्यास में एक तरह से प्रतीक कथा के रूप में बुना है। उसकी कथा सांझी पंजाबी संस्कृति की कथा है, जो कुछ व्यक्तियों या डेरा जट्टा की कथा मात्र नहीं है। अपनी इस प्रतीक कथा को मूर्त रूप देने के लिए लेखिका ने गुजरात जिले का डेरा जट्टा गांव चुना है, जो संभवतः लेखिका का अपना जन्म स्थान भी हो सकता है। और अपनी जन्मभूमि के प्रति ऐसा गहरा भावनात्मक लगाव भी बहुत कम लोगों में होता है, और इस भावनात्मक लगाव की ऐसी सौंदर्य मूलक सृजनात्मक अभिव्यक्ति तो और भी विरल है।
लेकिन लेखिका ने दोनों को ही संभव कर दिखाया है। डेरा जट्टा गांव अविभाजित पंजाब के जिला गुजरात का एक बड़ा और प्रमुख गांव रहा है, जिसकी आबादी में जाट, फौजी, हिंदू, शाह, मुसलमान जो कि किसान है और कारीगर हैं, निम्न जातियों के लोग सभी रचे बसे हैं। यद्यपि इन सब की आर्थिक सामाजिक दर्जाबंदी में भेदभाव मौजूद है, यानी कोई गरीब है, कोई अमीर है, और संभवतः शाहों का परिवार ही गांव का वर्चस्ववादी परिवार है। लेकिन शाहों के गांव पर वर्चस्व में आर्थिक समृद्धि, गांव की उन पर आर्थिक निर्भरता, लगभग सारा गांव उनके कर्ज के तले दबा है। लेकिन इस आर्थिक पक्ष की विडंबना को शाहों ने अपने सामाजिक व्यवहार में सद्भावना और सरपरस्ती की भावना से ढक रखा है। यद्यपि इस भावना और सरपरस्ती द्वारा शाहों की शोषण प्रक्रिया में कोई कमी नहीं, यानी कि शाह लोग क्या हैं, सामाजिक हैं, और जैसे कोई विद्रोह करता है तो उसका कर्ज माफ करके विद्रोह को दबा देते हैं, अपने खिलाफ विद्रोह नहीं होने देते। 100 रुपए लेकर आए गांव में शाह इस समय आसपास के अनेक गांवों के अधिकांश जमीन के अकेले मालिक बन गए हैं। यानी कि जिस समय ये लोग गांव में आए थे, इनके जो पूर्वज थे गांव में आए थे, सिर्फ 100 रुपए लेकर आए थे और आज आसपास के गांव की जमीनों के मालिक हैं। और उसके बाद तो ये इस तरीके से डेरा जट्टा गांव का आख्यान उपस्थित होता है कि शोषण की इस क्रूर प्रक्रिया में जो छोटा शाह है, काशी शाह, छोटे शाह का क्या नाम है, काशी शाह, अपनी संत प्रवृत्ति से कुछ और सहने योग्य बना देता है। यानी कि वो संत प्रवृत्ति है, उधर बड़े शाह शोषण करते हैं अगर, तो छोटा शाह क्या करता है, संत विचारधारा का क्या करता है, अपने विचारों से, अपनी बातों से लोगों की मदद करता है, और इससे क्या होता है, जो विद्रोह होने वाला होता है वह भी दब जाता है। बड़े शाह भी कहीं कहीं मदद कर देते हैं, इससे विद्रोह नहीं उठ पाता है। और जिंदगी नामा के डेरा जट्टा गांव की कहानी ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के सिमरी गांव में जो है सिमरी गांव दिखता है गोदान में, उसी तरीके से। और इस उपन्यास की कथा के केंद्र में शोषण नहीं है और ना ही व्यापक स्तर पर देश का स्वतंत्रता संग्राम ही है। उपन्यास की कथा की केंद्रीय धुरी गांव की साझी सांस्कृतिक जिंदगी की विविध झलकियां दिखाने में। क्या है, साझी संस्कृति, ना स्वतंत्रता संग्राम है और ना ही शोषण है, जो कि सामंतों का शोषण होता था वह भी नहीं है। लोहड़ी, बैसाखी, ईद, दशहरा आदि त्योहार हो या अलग अलग आती जाति, ऋतुएं, जन्म, विवाह आदि के अवसरों के संस्कार, पूरा उपन्यास पंजाबी संस्कृति की विभिन्न झलकियों की सतरंगी पींग का सृजन करता हुआ चलता है। और डेरा जट्टा इस सांस्कृतिक रंग बिरंगेपन की प्रस्तुति का प्रतीक गांव बन जाता है। और पंजाब पलटन 40 और 33 की खूब चर्चा होती है। हर किसान परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति फौज में रहा है और अनेक ने शहादत भी प्राप्त की है। और इन फौजियों में देशाभिमान की भावना भी जागृत होती है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता संग्राम और देश प्रेम किस प्रकार इसमें उपस्थित होता है। तो जिंदगी नामा उपन्यास के समर्पण में उपन्यास के अंत में गोविंद सिंह के संदेश अंकन द्वारा लेखिका ने देश के प्रति व समाज के प्रति अपने गहरे सरोकार को स्पष्ट कर दिया है, जो अभी हमने पंक्तियां देखी थी फारसी वाले, उसके माध्यम से। और जिन विशेष घटनाओं का जिंदगी नामा में उल्लेख है, उनमें है 1905 का बंग भंग व 1911 का बंग एक, यानी जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और 1911 में फिर से उसे एक कर दिया गया, इसका वर्णन है। 1907 में लाला लाजपत राय व अजीत सिंह कौन है, शहीद भगत सिंह के चाचा हैं, का देश निष्कासन होता है, उसका वर्णन है। 1909 में मदन लाल ढींगरा को इंग्लैंड में फांसी दिए जाने का वर्णन है। 1914 के गदर व गदरी इंकलाबियों की अनेक बार चर्चा है। कनाडा के कमाटा गारू जहाज की चर्चा है। और पंजाबी कवि और पगड़ी संभाल जट्टा गीत के रचयिता लाल चंद्र फलक को अंग्रेज अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित करने की चर्चा भी है।
इसी प्रकार गुजराती वकील गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रतिरोध की भी चर्चा इसमें की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें स्वतंत्रता संग्राम देखने को मिलता है। पंजाबी चरित्रों के दुस्साहसिक कारनामों का भी आख्यान मिलता है इसमें, जिसमें पंजाब के ग्रामीण जीवन में दुस्साहसिक चरित्र भी अक्सर पाए जाते हैं। जिंदगी नामा के डेरा जट्टा गांव व आसपास के गांव के भी ऐसे अनेक चरित्रों के दुस्साहसिक कार्यों के दिलचस्प चित्र खींचे गए हैं। ये कारनामे डकैतियों के रूप में भी हो सकते हैं, इश्क में कुछ कर्ज गुजरने में भी, कत्ल के रूप में भी, किसी गरीब की मदद के रूप में भी, ये सारी चीजें इसमें उद्धृत है। ये कारनामे इसमें दिखाई देते हैं, जैसे कि कोई इश्क में कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, कोई डकैती में कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, और कोई कत्ल कर दे रहा है। ये सब दुस्साहसिक कारनामे ही यहाँ पर उद्धृत है। और देखते हैं शाह परिवार के ही तारा शाह द्वारा, शाह परिवार के एक व्यक्ति हैं, कौन? तारा शाह, विधवा बरकती को भगाना व उसके तेली पिता महीपत के परिवार को कत्ल के आरोप में फंसाना। क्या करते हैं तारा शाह? विधवा बरकती को भगा लाते हैं और क्या करते हैं, तेली पिता महीपति के परिवार को कत्ल में फंसा देते हैं। जो उसका पिता था, तेली था, महीपति, उसे कत्ल में फंसा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक तरीके की धौंस भी दिखाई देती है कि किस तरीके से शाह परिवार की धौंस है, धाक है। तारे शाह द्वारा ही गांव के शरीक भाइयों के बीच हत्या के षड्यंत्र को उजागर कर घायल लड़के को अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। दूसरा पक्ष भी यहाँ देखते हैं हम लोग। और लौंडे खां द्वारा पिता के कत्ल में शामिल व अपनी मां के प्रेमी चाचा की हत्या, फौजियों द्वारा फौज से छुट्टी लेकर गांव आकर किसी दुश्मन को कत्ल करने के अनेक किस्से चौपाल कथा या मजलिस की चर्चा के विषय बने हुए। फौजी किस प्रकार आता है और किसी दुश्मन को मार देता है, ये सारी घटनाएं इसमें अपने को देखने को मिलती हैं। शाहों की जिंदगी का आख्यान इसमें है, जैसे शाह परिवार में सबसे बड़े हैं बड़े शाह व शाहनी। ठीक है, और रबाया, लाली आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। डेरा जट्टा गांव में शाहों का खानदान है और इसका दबदबा है। शाह खानदान के में ही बड़े लाला व निब्बे बेबे की कहानी साथ साथ चलती है। बल्कि उपन्यास का आरंभ ही शरद पूर्णिमा की रात बड्डे लाला निक्की बेबे के घर से होता है। बड्डे लाला के अनेक पुत्र हैं। अब यहाँ बड्डे लाला ये थोड़ा पंजाबी का शब्द है। ठीक है, बड्डे लाला 110 वर्ष की उम्र भोगकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। निक्की बेबे की उम्र का जिक्र नहीं है, लेकिन वह भी 100 के आसपास तो रही ही होंगी। उपन्यास की मुख्य कथा शाह परिवार के सगे भाइयों बड़े शाह छोटे शाह के घर पर केंद्रित है। बड़े शाह और छोटे शाह का नाम है काशी शाह। दोनों भाई संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं, यानी कि परिवार कैसा है, संयुक्त है। बड़े शाह की एक पत्नी गौरवा गुजर चुकी है और जिसकी छाया कभी कभी शाहनी को परेशान करती है। शाहनी कौन है? बड़े शाह की दूसरी पत्नी है। क्योंकि बड़े शाह को अभी संतान सुख नहीं मिला है, उसके मन में संतान सुख के लिए तीसरी शादी का अरमान भी है, लेकिन शाहनी सौत को झेलना नहीं चाहती। वह बच्चा गोद लेने का सुझाव देती हैं। कुछ समय बाद वह स्वयं गर्भवती हो जाती हैं और बाद में बेटे लाली को जन्म देती हैं। किसको? बेटे लाली को। लाली कौन है? बड़े शाह और शाहनी का लड़का है। छोटे शाह काशी शाह अब तो साधु प्रवृत्ति के हो चुके हैं। वह अब जो है माया मोह से दूर रहते हैं, पत्नी बिंद्रा दई से दूर रहते हैं। काशी शाह की पत्नी का नाम है बिंद्रा दई। ठीक है, और वे उनके दो बेटे हैं, गुरदास व केशव उनके पिता हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। वे व्यापार में भाई का साथ तो देते हैं, लेकिन उन्हें धन का लालच नहीं है। वह धर्म सेवा आदि में उनकी लगन है। उन्हें पैसे का कोई लालच नहीं है, धन का कोई लालच नहीं है। धार्मिक कार्य करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। दोनों शाहों की दो बहनें गुरुदेव कौर और चंद कौर के लाली के जन्म के जश्नों पर आने का जिक्र भी हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। शाह खानदान में ही तारे शाह के कुछ हद तक बदमाश होने व गुंडई करने की हरकतों का भी उपन्यास में चित्रण है, जिसको हमने पहले भी देखा। तारे शाह किस प्रकार का कृत्य करता है। शाह परिवार के बड़ों में चाची मेहरी का किस्सा भी दर्ज है।
ठीक है, जिसके पति अब नहीं रहे और जिसके बच्चा भी कोई नहीं है, यानी कोई संतान भी नहीं है। यही चाची मेहरी पहले लड़िक्को के रूप में एक सिख परिवार में किसी दूसरे गांव में ब्याही गई थी। क्या नाम था मेहरी चाची का? लड़िक्को। विधवा होने के बाद शाह परिवार के बड़े को भाग गई और उससे बकायदा मुकदमेबाजी के बाद शादी की, यानी कि और फिर उसके बाद उसी से शादी कर लेती हैं। चाची मेहरी बरसों बाद अपने पहले विवाह के छोटे देवर साहिब सिंह से मिलने जाती हैं। किससे? साहिब सिंह से, क्योंकि उनका साहिब सिंह से विशेष लगाव है। उसे बच्चों की तरह उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था। शाह परिवार की कथा में साहू द्वारा 100 रुपए लेकर इस गांव में आने व साहूकारी द्वारा कर्ज के धंधे से गांव और इलाके के प्रायः सभी किसानों को अपने शोषण की लपेट में ले लेने और उसकी अधिकांश जमीनों के मालिक बनने की प्रक्रिया का भी बयान है, यहाँ पे उद्धृत है। आगे बढ़ते हैं तो अब बात करते हैं जिंदगी नामा की कथा शिल्प पर। कथा शिल्प से भी प्रश्न पूछा गया है कई बार। जिंदगी नामा जैसे सांस्कृतिक उपन्यास की रचना किसी भी लेखक के लिए सृजन के स्तर पर चुनौतीपूर्ण है। जिंदगी नामा जैसे विशाल कथा पट वाले उपन्यास को पाठकीय रुचि के लिए अनुकूल बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के कथा शिल्प की योजना लेखिका के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में रही होगी। भले ही उपन्यास की कथा में विवरण का अंश काफी अधिक है, किंतु शैली या शिल्प के स्तर पर केवल विवरणात्मक शैली अपनाना उपन्यासकार के लिए सुगम नहीं था। यद्यपि उपन्यास में वर्णित कालखंड बहुत विशाल नहीं है, 1 दशक से भी कम समय को उपन्यास में प्रस्तुत किया गया, किंतु इस 1 दशक की पृष्ठभूमि सैकड़ों हजारों वर्षों में व्याप्त है, जिसमें ऐतिहासिक प्रसंग इतने अधिक हैं कि 1 दशक का कालखंड सदियों की कहानी बन जाता है। इसलिए शिल्प के स्तर पर जिंदगी नामा में वर्णित ऐतिहासिक संदर्भ भी एक बड़ी चुनौती है। अतः लेखिका ने उपन्यास का शिल्प बड़ी सजगता और कौशल से निर्मित किया है। इसके लिए लेखिका ने कई युक्तियों का सहारा लिया, जैसे कथा को विवरण क्रम के रूप में नहीं, दृश्यावली के रूप में प्रस्तुत करना। कैसे? विवरण देकर नहीं प्रस्तुत किया गया, दृश्य के रूप में उभारा गया है। उपन्यास में कथानक वर्णन के लिए चौपाल चर्चा या मजलिस के प्रमुख कथा युक्त के रूप में प्रस्तुत करना, यानी चौपाल पे चर्चा हो रही, कोई एक व्यक्ति बता रहा है, इस तरीके से ऐतिहासिकता बयां हो जाती थी। लोक शैली में इतिहास विवरण अर्थात मजलिस या चौपाल चर्चा के विभिन्न ऐतिहासिक फरमानों को लोक वार्तालाप शैली में विवरण के रूप में प्रस्तुत करना, यानी कोई एक बुजुर्ग बैठा है और सारी कहानी बताए जा रहा है। ऐसा गांव में भी प्रायः देखने को मिलता है। कथा विवरण या परिवेश चित्रण की चित्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, इन सबको हम देखेंगे। जैसे विवरण क्रम की अपेक्षा दृश्यावली है। उपन्यास का आरंभ लेखिका ने गांव के शरद पूर्णिमा की रात की चित्रात्मक प्रस्तुति से किया है। पूरा एक दृश्य शरद पूर्णिमा की रात के वर्णन में सजीव होता है। बड्डे लाला पूरे गांव के स्त्री पुरुषों को इकट्ठा कर लंबी कथा सुनाते हैं। इस कथा में श्रोता के रूप में गांव के अधिकांश बच्चे और औरतें हैं। बड्डे लाला सूरज, सृष्टि आदि के जन्म की लंबी कथा सुनाते हैं। बच्चों के प्रश्न प्रति प्रश्न के उत्तर से माहौल अत्यंत रोचक बन जाता है, जो अनूठा दृश्य प्रस्तुत करता है। इस एक दृश्य के बाद पूरा उपन्यास दृश्यों के एक क्रम के रूप में संजोया गया है। उपन्यास में कालखंड या अध्यायों आदि का विभाजन नहीं है और करीब 350 पृष्ठ के बृहद आकार उपन्यास में दृश्यों की लड़ी प्रस्तुत की गई है। तो इस तरीके से इसमें दृश्य देखने को मिलता है। चौपाल चर्चा की बात करें तो जैसे शाह जी की बैठक में उपस्थित मौला दात, कर्म इलाही, दीन मोहम्मद, चौधरी फतेह अली, कृपाराम, बख्तावर, हाजी जी, गुरुदत्त सिंह, नत्था सिंह, मौलवी इल्मदीन सब शुरू हो जाते हैं और दीन दुनिया आकाश पाताल सब इकट्ठा कर देते हैं और सारी कहानियां बताते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं किस तरीके की एकता है, हर धर्म के, हर जात के, हर संप्रदाय के लोग इकट्ठे बैठते हैं। और यहाँ काबुल, कंधार से लेकर पेशावर, सियालकोट के साथ ही पूरा पंजाब अपनी जातीय विशेषताओं के साथ चर्चा में आ धमकता है, यानी कि चौपाल में इन सब की चर्चा हो जाती है, इतिहास से लेकर वर्तमान तक। इस चौपाल में कुछ लोग केवल श्रोता होते हैं, कई लोग ज्ञानी का दर्जा रखते हैं और वक्ता होते हैं,
कुछ लोग सूचनाओं का वास्तविक आदान प्रदान करते हैं और कुछ लोग लतीफेबाजी करते हैं और झूठे अफवाहें फैलाते हैं। ऐसा सामान्यतः मजलिसों में, चर्चाओं में देखा जाता है। जिंदगी नामा उपन्यास में प्रस्तुत चौपाल चर्चाओं में सूचना के सभी प्राचीन रूप चित्रित हुए हैं और इस चौपाल चर्चा द्वारा उपन्यास की मुख्य कथा को भी आगे बढ़ाया गया है। कुछ गौड़ कथाएं भी मुख्य कथा के साथ जोड़ी गई हैं। कथा वर्णन की इस प्राचीनतम लोक शैली का लेखिका ने जिंदगी नामा उपन्यास में अत्यंत सृजनात्मक प्रयोग कर उपन्यास को रोचक व दिलचस्प बना दिया है। लोक शैली में इतिहास विवरण। अब लोक शैली में किस प्रकार इतिहास का विवरण दिया जाता है। उपन्यास यद्यपि यह ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है, लेकिन उपन्यास लेखिका ने पंजाब की प्राचीन संस्कृति के अनेक ऐतिहासिक प्रसंगों को, पंजाब के जनजीवन की अनेक ऐतिहासिक उथल पुथल और उपन्यास की कथा में लोक शैली के इतिहास विवरण द्वारा पिरो दिया है। लोक शैली में विवरण समकालीन और प्राचीन पंजाब का इतिहास जिंदगी नामा की मुख्य कथा का हिस्सा नहीं है, लेकिन कथा की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होने से ये ऐतिहासिक संदर्भ उपन्यास की आदर्श पृष्ठभूमि का रूप ग्रहण कर लेते हैं। उपन्यास में महाराजा रणजीत सिंह का संदर्भ है, सोबती जात की यूनानी पृष्ठभूमि का जिक्र है, देश के क्रांतिकारी आंदोलन 1857 और 1914 के गदर का वर्णन है। ये सब हमने देखा था पीछे। लोक भाषा अर्थात पंजाबी भाषा का प्रयोग यहाँ पर खूब हुआ है। जिंदगी नामा उपन्यास की रचना कृष्णा सोबती ने हिंदी भाषा में ही की, लेकिन पंजाबी भाषा का लेखिका ने सजग रूप से शिल्प के स्तर पर अत्यधिक प्रयोग किया, क्योंकि पंजाबी संस्कृति के लोग हैं तो उनकी भाषा में पंजाबी आना अनिवार्य है, नहीं तो बनावटी भाषा लगने लगेगी। और चित्रात्मक शैली का भी प्रयोग है इसमें। मेल जोल, त्योहारों, विवाह उत्सवों, संस्कारों आदि का वर्णन है। इस तरीके से ये रहा कथा वस्तु, इसकी अंतर वस्तु और कथा से। अब बढ़ते हैं इसके प्रमुख चरित्रों को देखेंगे और इसमें किस प्रकार की जीवन दृष्टि है उस पर चर्चा करेंगे। तो इसके प्रमुख चरित्रों की जब बात की जाती है तो वास्तव में जिंदगी नामा उपन्यास में व्यक्तिगत चरित्रों का महत्व कम है और एक स्तर पर पूरा गांव ही समेकित चित्र, यानी कि पूरा गांव ही ओवरऑल एक चित्र लगने लगता है। ऐसा लगता है कि उपन्यास में चित्रित डेरा जट्टा गांव जैसे जिंदगी नामा का एक चरित्र है, जिसके विभिन्न रूप उपन्यास के विभिन्न चरित्रों में नजर आते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि डेरा जट्टा गांव रूपी जिंदगी नामा का केंद्रीय चरित्र विभाजन पूर्व सांझी पंजाबी संस्कृति का प्रतीक चरित्र है। लेखिका का लक्ष्य उपन्यास में सांझी पंजाबी संस्कृति का अत्यंत जीवंत व सुंदर रूप प्रस्तुत करना है और इस गांव के माध्यम से उपन्यास में शाह, जो कि साहूकार हैं, बड़े शाह हैं, किसान और जमींदार, सैनिक, पुलिसकर्मी, डकैत, आशिक, दलित, सबका इसमें वर्णन है। और इसमें जो प्रमुख चरित्रों के रूप में हमारा ध्यान आकृष्ट करने वाले पात्र हैं वे हैं बड़े शाह, साहनी, छोटे शाह जिनका नाम काशी शाह है, छोटी साहनी जिनका नाम है बिंद्रा दई, चाची मेहदी है जिनका नाम लड़िक्को है, लाली शाह है जो कि शाह परिवार का बालक है, और रबाया है, राबिया क्या है, एक युवा लड़की है जो बड़े शाह के प्रेम में होती है। आगे बढ़ते हैं तो इसके अतिरिक्त कुछ और चरित्र हैं जो उस काल के सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के आतंक के प्रतीक हैं थानेदार, जो किसी गांव में डकैती या कत्ल आदि की घटना घटने पर आते हैं और पूरे गांव को आतंक से त्रस्त कर देते हैं। यहाँ हम देखते हैं डकैती से जितना इंसान नहीं त्रस्त है उतना थानेदार के आने से त्रस्त हो जाता है। और उपन्यास में प्रासंगिक रूप से गुरु गोविंद सिंह, लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, कवि लालचंद फलक, गदरी क्रांतिकारियों की बहादुरी और देशभक्ति का संदेश भी हमें देखने को मिलता है। अब इसमें हम प्रमुख चरित्रों में बात करें तो सबसे पहले शाह जी को देख लेते हैं। शाह जी की उम्र में भले ही बहुत युवा ना हो, लेकिन उपन्यास के नायक वही कहे जा सकते हैं। यानी शाह जी भले उनकी उम्र ज़्यादा है लेकिन उपन्यास के नायक वही है। उनकी उम्र का ना तो कुछ अनुमान उपन्यास की कथा में मिलता है और ना ही हम लगा सकते हैं। उनकी पत्नी गौरवा का देहांत हो चुका है और दूसरी पत्नी मौजूदा साहनी भी परिपक्व स्त्री प्रतीत होती है। शाह के छोटे भाई काशीनाथ के 2 बेटे हैं, इसका हमने पहले जिक्र किया।
और शाह जी घर के सबसे बड़े और परिपक्व व्यक्ति हैं। वे ही घर के मुखिया भी हैं और अभी संयुक्त परिवार परंपरा का पालन हो रहा है घर में। शाह जी के पुरखे 100 रुपया लेकर बाहर से इस गांव में आए थे व्यापार करने। व्यापार के साथ सूदखोरी करते हुए वे अब तक सैकड़ों बीघा जमीन के मालिक बन चुके हैं। शाह जी कोई बहुत अत्याचारी किस्म के शोषक प्रतीत नहीं होते। उनका अपने आसामियों से व्यवहार भी नरम भी कहा जाएगा, लेकिन फिर भी आसामियों की जमीनें आसानी से उनकी झोली में पड़ती रहती हैं। प्रक्रिया बड़ी सीधी है। गाहे बगाहे फसल मारी जाने पर, शादी विवाह मुकदमेबाजी आदि समस्याओं के आने पर किसान कर्ज के जाल में फंसने के लिए मजबूर हो जाता है। गांव के शाह जैसा उदार सूदखोर हो तो ऐसे जाल में फंसने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। डेरा जट्टा ही नहीं वरन आसपास के तमाम गांवों के किसान शाह महाजनों के इस जाल में फंसकर अपनी जमीनें गंवा बैठे हैं और शाहों की हवेलियां बनती बढ़ती रही हैं। डेरा जट्टा के शाह जी काम भी वैसा करते हैं, लेकिन थोड़ा नरम है। पूरे गांव को साल में 2 बार त्योहारों आदि के मौके पर कुछ खिला पिला देते हैं। यदि कोई युवा किसान विद्रोह पर उतारू हो जाता है तो एकाध बागी का कर्जा माफ कर उसकी जमीन उसे लौटा देते हैं, जिससे बगावत की हवा ज्यादा नहीं उठ पाती और विद्रोह शांत हो जाता है। शाह जी व्यवहार में बहुत कुशल व दुनियादार हैं। वे सबके सुख दुख में शामिल होते हैं, धार्मिक क्रियाकलापों में हिस्सा लेते रहते हैं। गांव की चौपाल भी उनके यहाँ ही जुटती है। एक तरह से गांव की सर्वाधिक प्रभावशाली हस्ती वही है। बाहर से कोई अधिकारी आए, सैनिक भर्ती करने या सिविल अधिकारी या कोई ज्यादातर थानेदार, सबका ठिकाना शाह जी के यहाँ रहता है। वह सबकी मेहमान नवाजी करते हैं। सरकार कोई भी हो, वे सरकार के खैर ख्वाह हैं, यानी कि सरकार का भला चाहने वाले हैं। शाह जी की उम्र में कुछ बड़े भले ही लगे, वे आशिक मिजाज हैं। उनकी पहली पत्नी के संतान नहीं हुई, दूसरी पत्नी के भी संतान नहीं हो रही, तो शाह जी तीसरी शादी करना चाहते हैं, जो अंततः पूरी भी होती है। शाहनी जब गर्भवती हो जाती है और बाद में लाली की मां बनती है तो एक बार तो यह प्रसंग समाप्त हो जाता है, लेकिन अलिये की कमसिन बेटी राबया के उसके प्रति आकर्षण में शाह जी भी बच जाते हैं। बल्कि एक स्तर पर तो शाह जी के मन में राबया की प्रति छिपा आकर्षण, जो उनके गुणों की प्रशंसा के रूप में झलकता भी रहता है, यानी कि अक्सर वे राबया की क्या करते रहते हैं, प्रशंसा करते रहते हैं। और काशी शाह राबया के प्रति निरपेक्ष है, वैसे निरपेक्ष बड़े शाह नहीं है, यानी जैसा काशी शाह है वैसा बड़े शाह नहीं, वे उसकी प्रशंसा करते रहते हैं। और आगे घर परिवार में शाह जी एक उदार चरित पति, पिता, भाई आदि के रूप में भूमिका निभाते हैं। कुल मिलाकर शाह जी का व्यक्तित्व ऊपर से जितना सरल लगता है उतना सरल वह है नहीं। शाह जी का चरित्र सहज रूप से विकसित हुआ है। कहीं भी लेखिका उनके चरित्र सृजन में स्वयं को आरोपित करती नहीं प्रतीत होती। इसके बावजूद डेरा जट्टा गांव के कुछ व्यक्ति आपस में बात करते हुए शाह जी के शाहपन की पूरी कलई खोल देते हैं। और दूसरे प्रमुख पात्रों की बात करें तो दूसरे प्रमुख पात्रों में साहनी है। साहनी कौन है? शाह जी उपन्यास के नायक प्रतीत होते हैं, लेकिन साहनी नायिका न लगकर एक महत्वपूर्ण प्रमुख पात्र के रूप में उभरकर सामने आती है। साहनी में भारतीय स्त्री के पारंपरिक गुण भरपूर मात्रा में उपस्थित है। वह आदर्श पत्नी, आदर्श मां, आदर्श स्त्री के रूप में उपन्यास में परिलक्षित होती है। उसमें बुद्धिमत्ता भी है, वह भावनात्मकता भी है उसमें, और मोह ममता भी है, करुणा भी है, दया भी है, सब कुछ है उसमें। क्षुद्रता उसके चरित्र में कहीं भी नजर नहीं आती। शाह जी की वह दूसरी पत्नी है, लेकिन इस बात की गांठ उसके मन में कदापि नहीं है। वह शाह जी की पहली पत्नी गौरवा को अपनी अग्रज मानकर सम्मान के साथ याद करती है, कभी उसकी स्मृति की अवमानना नहीं करती। वह शाह जी को हृदय से प्यार करती है, इसलिए संतान के न होने के नाम पर किसी और स्त्री को सौत के रूप में घर में नहीं लाना चाहती। लेकिन शाह जी की चाहत से वह आहत भी नहीं होती। एक बड़ी परिपक्व व सयानी स्त्री की तरह वह शाह की चाहनाओं को, उनकी अभिलाषाओं को अनुकूलित करती है, यानी कि उसके अनुकूल खुद को ढालती है और उसे स्वीकृति प्रदान करती है।
ये सब एक भारतीय नारी के गुणों को परिलक्षित करता है। साहनी माँ के रूप में अत्यंत संतुष्ट, प्रसन्न व गौरवमयी माँ है। उसने लाली जैसे पुत्र को जन्म देकर घर में अपनी प्रतिष्ठा और बढ़ा ली है। देवरानी बिंद्रादयी को वह छोटी बहन की तरह मानती है। गांव घर के साथ उसका व्यवहार दयालुतापूर्ण है। दुखों की मार खाए स्त्री पुरुषों के प्रति करुणा रखती है। वह सभी की यथासंभव सहायता करती है, विशेषतः स्त्रियों की। रिश्ते में देवर व आपराधिक चरित्र तारे शाह अपनी भगाई स्त्री बटकली को उसके पास छोड़ जाता है। वह उसे संभालती है। वह राबया को भी प्रश्रय देती है, जो उसकी सौतन बनने की दिशा में अग्रसर है। यानी कि उसे कोई भी किसी से द्वेष नहीं है। वह एक परिपक्व स्त्री है। लाली का पालन पोषण भी वह दयालु माँ के रूप में करती है। साहनी वास्तव में शाह जी की ताकत और घर की स्थिरता के रूप में उद्धृत होती है। वह घर को स्थिरता प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं तो काशी शाह अगले प्रमुख पात्र हैं। काशी शाह छोटे शाह काशी शाह बड़े शाह के छोटे भाई तथा व्यापार में उनके सहयोगी हैं। कई मामलों में वे शाह से भी आगे बढ़े हुए हैं। व्यापार का हिसाब किताब रखने, शहर में मुकदमे आदि का ध्यान रखने आदि में छोटे शाह की भूमिका अधिक है। छोटे शाह विवाहित हैं और 2 पुत्रों के पिता हैं। हमने इस पर कई बार चर्चा की कि वे 2 पुत्रों के पिता हैं और बिंद्रादयी उनकी पत्नी है। वे बिल्कुल शांत स्वभाव और संत हृदय के व्यक्ति हैं। पिछले कुछ अरसे से उनका ध्यान जो है अध्यात्म की ओर हो गया है। सांसारिक सुखों से विमुख हो गए हैं। माया मोह से वे मुक्त हो गए, यानी कि जो शारीरिक सुख भोग है उससे मुक्त हैं। ठीक है। और वह धन मोह माया से निर्लिप्त होना चाहते हैं, लेकिन घर का व्यापार का सारा कामकाज देखते रहते हैं एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में। काशी शाह को यह एहसास है कि शाहों की धन संपत्ति किसानों का शोषण करके बनी है तथा इसका अपराध बोध भी उन्हें होता है, जबकि हम देखते हैं बड़े शाह को कोई अपराध बोध नहीं है। वे इसे अपना कर्म मानते हैं और इस अपराध बोध को कम करने के लिए वे गांव वासियों का मुफ्त इलाज करते रहते हैं। उन्हें दवाइयां भी मुफ्त बांटते हैं। बड़े शाह को दान पुण्य के लिए भी वे प्रेरित करते रहते हैं। वे निश्चल, निस्वार्थ और निष्काम भाव के साधु व्यक्ति हैं। वे जीवन से संतुष्ट हैं तथा अपने पूर्वजों द्वारा किसानों के शोषण का प्रायश्चित आध्यात्म साधना द्वारा कर वे इस अपराध बोध से मुक्त होना चाहते हैं। और कुल मिलाकर छोटे शाह मनुष्य की अपेक्षा देवता अधिक प्रतीत होते हैं, यानी कि संत अधिक प्रतीत होते हैं। अब छोटी साहनी की बात करें तो छोटी साहनी कौन है? छोटे शाह की पत्नी बृंदादयी। बृंदादयी छोटे शाह काशी शाह के पत्नी और 2 बेटों की माँ है। वह अभी युवा है, यौवन का भोग करना चाहती, किंतु उसका पति काशी शाह शारीरिक सुखों और दुनियावी सुखों से विमुख हो चुका है। बृंदादयी अपनी जेठानी साहनी से कभी कभार मन की बात खोल देती है, क्योंकि दोनों का संबंध बहनों का अधिक है, देवरानी जेठानी का कम। साहनी को भी यह जानकर धक्का सा लगता है कि उसका जो देवर है वो अभी से ही इतना आध्यात्मिक हो चुका है। बिंद्रादयी अपने भतीजे लाली से खूब प्यार करती है और घर के प्रति पूरी जिम्मेदारी निभाती है। उसमें थोड़ी सी छाया मित्रों मलजानी की मित्रों का है। ठीक है, जैसे मित्रों वाचाल है। बिंद्रादयी शांत व गंभीर स्वभाव की है, इसलिए वह तन मन से पति के व्यवहार से संतप्त होकर भी सिवाय साहनी के किसी से यह भेद नहीं खोलती। बिंद्रादयी में भी भारतीय स्त्री के स्वभाव की वह सब बातें कूट कूट कर भरी हुई है, जिनमें परिवार का सम्मान इज्जत सबसे पहली प्राथमिकता बन जाती है और अपने व्यक्तिगत सुख दुख गौड़ बात बन जाते हैं। बिंद्रादयी भी शाह परिवार की एक मजबूत कड़ी की तरह उपस्थित होती है। अब चाची मेहरी के चरित्र की बात करें तो चाची मेहरी यानी लड़िक्को उपन्यास की दिलचस्प चरित्र है। उसका विवाह बुलजवाल के दीदार सिंह से हुआ था। बुलजवाल गांव है, वहां के दीदार सिंह से हुआ था और उसका देवर साहिब सिंह, जो उस समय बच्चा ही था। लड़िक्को भाभी से उसका ज्यादा लगाव था। दीदार सिंह की अचानक मौत से मेहरी विधवा हो गई तो शाह परिवार के गणपत शाह के मन को वह भा गई और वह उसे अगवा कर लाया, यानी किडनैप कर लिया। मामला अदालत तक गया और मेहरी ने अपने 3 साल के बेवा होने और बालिग होने की बात कहकर गणपत शाह को अपना लिया। मेहरी शाहों के घर की बहू बनी, तब भी साहिब सिंह उससे अपना मोह न छुड़ा सका।
गणपत सिंह कुछ साल बाद चल बसा और निसंतान चाची शाह परिवार की सयानी औरत के रूप में रहने लगी। लेकिन बरसों बाद कहीं मन में देवर साहिब सिंह का मोह जगा और साहनी की मन्नत उतार दे जाती हुई वह पुरानी ससुराल में रुक गई, जहां साहिब सिंह भी अधेड़ होकर बीमारी में पड़ा था और जो अभी भी भाभी लड़कों के दर्शन को तड़पता था। भाभी लड़कों उसे उसी रूप में आकर साहिब सिंह का यानी कि साहिब सिंह की अभिलाषा पूरी करती हैं और उन्हें स्वस्थ कर देती हैं, उसका इलाज करती हैं, वह ठीक हो जाता है और फिर आगे बढ़ जाती हैं। और गांव की कोई अन्य विधवा या जवानी में काम से पीड़ित महिला हो तो वे उसकी मदद करती हैं। कोई अगर अविवाहित गर्भवती हो जाती है तो वे उसकी भी मदद करती हैं। शाह परिवार में उसका घर की बुजुर्ग औरत के रूप में बड़ा सम्मान है और छोटी बड़ी साहनी उसकी सलाह मानती है। तो इस तरीके का चरित्र है चाची मेहरी का। लाली लाली जो है ये शाह और साहनी का 7 वर्ष का बेटा है, जो अब 7 वर्ष का हो चुका है और स्कूल जाना शुरू कर दिया है। लेकिन खिलंदड़ी स्वभाव का है, शरारती है और राबया से उसका विशेष लगाव है। कभी वह राबया को बहन कहता है, कभी उससे शादी करने की बात करता है। सब बाल मनोभावना का किस प्रकार का अच्छा चित्रण, व्यवस्थित चित्रण यहाँ पे लेखिका ने किया है। राबया की बात करें तो जितना अधिक विकास उपन्यास के यानी कि जो राबया है इसका अधिक विकास हमें उपन्यास के दूसरे भाग में मिल सकता है अगर कभी पब्लिश हुआ तो। वह बहुत ही मधुर सूफी गायन करने वाली लड़की है जिससे दोनों शाह भाई मुग्ध हो जाते हैं उसके गीत को सुनकर। दोनों साहनियां भी उसकी अभिरुचियों से प्रभावित हैं। अपनी उम्र में वह कहीं अधिक परिपक्व है। वह जवानी की दहलीज पर पांव ही रख रही थी कि वह मन ही मन बड़े शाह को मन का स्वामी मान लेती है। इसका कुछ आभास परिवार में सभी को है, लेकिन उससे कोई उसे बुरा नहीं समझता। साहनी में भी स्त्रीजन्य ईर्ष्या भले ही हो, किंतु उसके मन में राबया के प्रति सौतिया डाह नहीं है। राबया साहनी का भी इतना अधिक सम्मान करती है और लाली से भी इतना प्यार करती है कि राबया के मन का भाव जानकर भी वह उसे कुछ नहीं कह पाती। राबया को साक्षात पाना नहीं चाहती। राबया जो है उस शाह को साक्षात पाना नहीं चाहती, वह सिर्फ मन से उनकी आराधना करती। यानी कि यहाँ भी एक भारतीय युवती का प्रेम परिलक्षित होता है। तो ये रहे इसके प्रमुख पात्र। आगे बढ़ते हैं तो हम चर्चा करेंगे जिंदगी नामा में उपस्थित जीवन दृष्टि की। तो अपने सहज रूप में जिंदगी नामा उपन्यास में कृष्णा सोबती ने मानवीय जीवन दृष्टि आरंभ से अंत तक व्यवस्थित रूप से उपस्थित किया है और उपन्यास के प्रमुख चरित्र शाह परिवार से संबंधित है। यानी कि उपन्यास के जितने भी चरित्र हैं सब शाह परिवार से ही संबंधित है। लेकिन शाह परिवार द्वारा किसानों के शोषण को लेखिका ने अंकित किया है। थानेदार या सरकारी अधिकारियों के उत्पीड़क रवैयों को लेखिका ने घृणा का भाव जगाकर चित्रित किया है। साझी पंजाब संस्कृति से लेखिका का गहरा लगाव है, इसलिए डेरा जट्टा गांव को उन्होंने एक साझी संस्कृति के प्रतीक के रूप में चित्रित किया है। और उपन्यास के केंद्रीय चरित्र शाह जी द्वारा वे इस तथ्य की पूर्ति कराती हैं जो गुरु गोविंद सिंह का कथन है कि जब दूसरे सब रास्ते कारगर ना हो सके तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज है कि चूकार अज हमा हिलते दरगुजस्त हलालस्त बुलदन व शमशीर दस्त। लेखिका गुरवाणी से प्रभावित होने से हिंदू मुसलमान तीनों समुदायों में परस्पर सौहार्द व प्रेम की साझी पंजाबी संस्कृति का प्राण मान लेती हैं। यानी पंजाब की साझी संस्कृति का वर्णन करती हैं एकता के साथ। जैसे हम शाह के यहाँ देखते हैं चौपाल लगती है, उसमें हर जात के, हर पंथ के, हर संप्रदाय के लोग इकट्ठा होते हैं। और लेखिका की जीवन दृष्टि में उत्पीड़ितों के प्रति सहानुभूति व शोषण शोषकों उत्पीड़कों के प्रति नफरत है। यानी जो शोषित है उसके प्रति सहानुभूति और जो शोषक है उसके प्रति नफरत है। लेखिका गरीबों, किसानों, सैनिकों, कामगारों, बेरोजगारों इन सब का और युवाओं का पक्ष लेती हैं और इनका उत्पीड़न करने वालों का प्रतिशोध करती हैं, उनका विरोध करती हैं। जिंदगी नामा उपन्यास एक मानवीय जीवन दृष्टि संपन्न उपन्यास है जिसमें लेखिका की विश्व दृष्टि
ने उपन्यास की संरचना को प्रभावित किया है, उसे सफलता प्रदान की है। परिवेश चित्रण और भाषा सृजन किस प्रकार का मिलता है, किस प्रकार इसका क्या महत्व है, उसको देखते हैं। तो भाषा सृजन का महत्व और इसमें आंचलिकता किस प्रकार है वो भी यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा। उपन्यास एक साहित्यिक विधा है जिसमें एक विशेष समाज व तत्कालीन परिवेश को उजागर करने पर रचनाकार का ध्यान केंद्रित होता है। उपन्यास चाहे ऐतिहासिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक हो, यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक या व्यक्तिवादी उपन्यास तक में लेखक एक विशेष परिवेश के चित्रण की उपेक्षा नहीं कर सकता। मनोवैज्ञानिक उपन्यास में बाह्य परिवेश के साथ चरित्रों के आंतरिक परिवेश या उनकी मनोभूमि के रहस्य को उद्घाटित करने का प्रयास भी किया जाता है। आंचलिक उपन्यास की तो पूरी अवधारणा ही परिवेश चित्रण पर आधारित है। फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल देखें, पलती परिकथा देखें, इन सब में चित्रित मिथिला अंचल हो या जगदीश चंद्र बलवंत सिंह या कृष्णा सोबती द्वारा चित्रित पंजाबी जनजीवन हो या फिर नागार्जुन या रांगे राघव द्वारा चित्रित परिवेश हो, आंचलिक उपन्यास की आधारभूमि को चित्रित करते हैं। जिंदगी नामा को व्यापक रूप से आंचलिक उपन्यास भी कहा जा सकता है। अगर पूछे कि आंचलिक उपन्यास कहा जा सकता है या नहीं, तो इन पंक्तियों को आप लिखते हुए उसकी पुष्टि कर देंगे। जिंदगी नामा को व्यापक रूप में आंचलिक उपन्यास भी कहा जा सकता है और सांस्कृतिक उपन्यास भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें सांस्कृतिक उद्घाटन अधिक हुआ है। दोनों ही रूपों में परिवेश चित्रण का विशेष महत्व है। आंचलिक व सांस्कृतिक दोनों प्रकार की रचनाओं में परिवेश के अत्यधिक व्यापक रूप की प्रस्तुति रचनाकार के लिए एक चुनौती होती है और रचना की सफलता असफलता का आधार इस चुनौती का सामना करने की क्षमता में है। जिंदगी नामा की लेखिका कृष्णा सोबती ने अपनी इस महाकाव्यात्मक कृति में इस चुनौती के समक्ष कहाँ तक सफलता प्राप्त की है, यह जो है हम आगे चर्चा करेंगे तो वहां स्पष्ट होगा। लेकिन आंचलिक या सांस्कृतिक रचना की भाषा का प्रयोग भी परिवेश चित्रण से सीधे रूप में संबद्ध है। एक विशेष परिवेश विशेष प्रकार की भाषा में यह व्यक्ति ग्रहण करता है। भारत जैसे विशाल व बहुविध सांस्कृतिक परिवेश वाले देश में तो भाषा प्रयोग ही अपने में एक दिलचस्प अध्ययन का क्षेत्र है। जिंदगी नामा जैसे विशेष अंचल व संस्कृत केंद्रित उपन्यास के लिए तो भाषा का प्रयोग रचना काल के लिए एक सृजनात्मक चुनौती बन जाता है। विभाजन पूर्व पंजाब के ग्रामीण परिवेश की एक ऐसी जीवंत संस्कृति अस्तित्व में रही है जो अब उस रूप में नहीं मिलती जैसा कि पहले देखने को मिलता था। और ऐसी स्थिति में एक रचनाकार की जो उसके अनुभव होते हैं, जो वह अनुभव करता है, वह जो उसकी स्मृति होती है, वह वैसी ही संस्कृति व उस संस्कृति की पोषक भाषा की रचना द्वारा पुनः सृजन एक साहित्यकार करता है। यह पुनः सृजन किस हद तक पाठकों को प्रभावित करता है, यह रचनाकार की सृजनात्मक क्षमता पर निर्भर करता है। जिंदगी नामा के परिवेश चित्रण की बात करें तो जिंदगी नामा उपन्यास की शुरुआत लेखिका की काव्यात्मक अभिव्यक्ति से होता है। 7.5 पृष्ठों तक फैला एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति जो कि भूमिका के रूप में यहाँ पे उपस्थित होता है के सृजन द्वारा पंजाब के भौगोलिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश को ऐसा भावनात्मक रूप दिया है लेखिका ने कि वह देखते ही बनता है। इन चित्रों में चिनाब और झेलम नदियों की धरती, माँ बनने, मीठी ससरी धूप, ठंडी सुहावनी हवाएं, अल्हड़ अनोखे पानी, गंदम की इलाही लाली, खुले डुले पंजाब के सींदे, बैसाखी और लोहड़ी की लाल बाट, बजते ढोल, गुल्ली डंडे, इन सब चीज़ों का चित्रण बहुत ही रूपायमान हो जाता है, देखने लायक होता है उपन्यास के अंदर। आशा करता हूँ आप लोगों ने उपन्यास पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने उपन्यास नहीं पढ़ा है तो अब एग्जाम के बाद एक बार उपन्यास को जरूर पढ़िएगा, बहुत बढ़िया उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अपने को ये पंजाबी संस्कृति का है,
इसमें पंजाबियों का चित्रण है, हिंदुओं का चित्रण है, मुस्लिमों का चित्रण है, हिंदू रीति रिवाजों का, उनके त्योहारों का, दीपावली का, दशहरे का, सबका चित्रण है। जिंदगी नामा के डेरा जट्टा गांव की रात यह सुंदरता से सराबोर है तो उसका प्रभात भी कम आकर्षक नहीं है। भोर में मुंह अंधेरे ही गांव जग जाता है और स्नान आदि तथा आस्था मूलक कर्म में लग जाता है। गांव में सुहावना समय है, लेकिन अंधी आस्था में रूहों मृत आत्माओं के दर्शन भी हो जाते हैं, जैसे बड़ी साहनी को होता है। और इसी तरीके से रात और प्रभात के चित्रण के बाद जीवन के समूचे कार्य व्यापारों का चित्रण लेखिका करती है। लेखिका ने उपन्यास में पंजाबी जनजीवन के उनकी लोक संस्कृति के हर पहलू को व्यवस्थित रूप से चित्रित करने की शिल्प विधि अपनाई है और इस क्रम में लोहड़ी के पहले के पंजाबी संस्कृति के रोचक रूप त्रिंजन या चित्रण को प्रस्तुत किया। यानी त्रिंजन में गांव की कुंवारी लड़कियां मिलकर चरखा काटती हैं। यानी त्रिंजन क्या है, एक पंजाबी संस्कृति का त्योहार मान सकते हैं। तो इसमें गांव की जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो चरखा काटती हैं, सूत काटती हैं और हंसती बोलती हैं, गीत गाती हैं, एक समासा बन जाता है। इसका वर्णन यहाँ पर हुआ है। या सूत काटना, नाचना गाना, हंसना खेलना बिना खाए पिए कैसे हो सकता है। सो गुड़ की पिन्नियाँ, सीलम के मरूड़े, सीरनी की थाल, दूध के छन्ने, ये सारी चीजें साथ में रहती हैं। लोहड़ी पंजाब में 13 जनवरी के आसपास सर्दी के शिखर अवसर पर मनाई जाती है, जब पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठे होकर उपलों को जलाकर आग सेकता है, नाचता गाता है, खाता पीता है और सर्दी को एक तरह से सामूहिक रूप से खूबसूरत विदाई देता है। लड़कियां यदि इस मौके पर तिरंजना लगाती हैं तो लड़के, खास छोटे लड़के क्यों पीछे रहें, लोहड़ी से कुछ दिन पहले ही गा बजाकर घर से, विशेषता जिन घरों में लड़कों का पिछले 1 वर्ष में जन्म हुआ है उनके घर से लोहड़ी मांगी जाती है। और किस तरीके से मांगी जाती है उसको इस तरीके से देखिए कि आएगी भाई आएगी, इस घर लोहड़ी आएगी, आने वाली लोहड़ी पर सनों की माँ गोदी में बछड़ा खिलाएगी। तो इस तरीके से इसका चित्रण वहां पे देखने को मिलता है। पुत्र प्राप्ति की मन्नत मानना, इसके लिए पीर फकीरों को पूजना आदि पहले भी आम बात थी और इस समय भी इसकी लोक रीति में भी हमें देखने को मिलता है। जैसे चाची मेहरी अपनी ससुराल में रुकती है, जब साहनी की संतान प्राप्ति की मन्नत पूरी होने पर वो वहाँ जाती रहती है बाबा फकीर के यहाँ, तो वहाँ रुकती है। तो इस तरीके से ठीक है, इसका संतान प्राप्ति का जो संतों के पूजन का चित्रण है उपस्थित होता है। सामाजिक परिवेश को चित्रित करते समय लेखिका समाज रूप में जिंदगी नामा में प्रस्तुत कालखंड, जो कि 1907 से 1915 के बीच का कालखंड है, का राजनीतिक संदर्भ भी चित्रित किया है। लेखिका ने उपन्यास में कहीं भी ईस्वी सन आदि का जिक्र नहीं किया, किंतु इसके चरित्र जिस प्रकार गदरी इंकलाबियों या मदन लाल ढींगरा की शहादत, बंग भंग या बंगाल का एकीकरण आदि की चर्चा करते हैं, उससे स्पष्ट हो जाता है कि यह काल जो है 1907 से 1915 के बीच का ही रहा होगा। इस प्रकार उत्सव प्रियता यहाँ पे जो है शिखर पर दिखाई देती है। जैसे जब लाली का जन्म होता है तो गाना बजाना होता है, शाह की बहनें आती हैं, सगे संबंधी आते हैं, पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। तो इस तरीके का चित्रण हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और पंजाब के ग्रामीण जीवन का चित्रण है, जहाँ पे फौज में भर्ती का बहुत क्रेज है। वहाँ पे लोग फौज में भर्ती होना चाहते हैं और हर किसान परिवार से कोई ना कोई फौज में भर्ती है। वहाँ पे पंजाबी रेजिमेंट 40 और 33 की खूब चर्चा होती है और गांववासी सभी इकट्ठे बैठकर गप मारते हैं। ये सब, इन सब चीज़ों का चित्रण वहाँ पे देखने को मिलता है। जिंदगी नामा के भाषा सृजन की बात करें तो उपन्यास के गद्य भाग में आरंभ में लेखिका ने भाषा पक्ष की ओर विशेष ध्यान केंद्रित किया। उपन्यास में विवरण की बजाय बिंब पर अधिक बल दिया गया है। हमने इस पर पीछे चर्चा की है। और पूरा उपन्यास दृश्यों व बिंबों की एक लड़ी की तरह संगुम्फित होता है, यानी कि हमारे सामने उपस्थित होता है। दृश्यों व बिंबों की लड़ी के सृजन में भाषा द्वारा स्थानीय स्पर्श और रंगत के अत्यंत मार्मिक ढंग से उभारा गया है। गांव को पिंड, चांदनी को चांदनी, वृक्ष को वृक्ष,
मनुष्यों को मनुक्खों के रूप में पढ़ने पर हो सकता है कि पंजाबी से अनजान पाठकों को कुछ दिक्कत लगे। ये सब इसकी भाषा है, ठीक है, जिसमें पंजाबी लहजा है। हिंदुस्तानी या उर्दू नुमा शैली से परिचित पाठक को ऐसे शब्दों से ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होगी, क्योंकि उपन्यास के आरंभ में भाषा सृजन का ऐसा समा लेखिका ने बांधा है कि धीरे धीरे पंजाबी से अनभिज्ञ पाठक भी इसके रस में भीगने लगता है। यानी चित्रमयता है, पूरी पिक्चर हमारे सामने बनती हुई चली जाती है इस उपन्यास को पढ़ते समय। कृष्णा सोबती के भाषा सृजन में प्रवाहमयता व लोक रंजन में सराबोरता का एक विशिष्ट गुण है, जो जिंदगी नामा को एक विशिष्ट रूप प्रदान करता है। जैसे एक उदाहरण देखें कि उपन्यास की कुछ आरंभिक पंक्तियां देखें। शरद पूर्णिमा की रात, पिंड के कच्चे कोठे चम चम चमकने लगे, चम चम चमकने लगे। चांदनी ने सजरी लिपाई से खेत खलियान वृक्ष रूख सब उजरा उजला दिए। कुओं के मिठड़े सुर झलमल झलमल हियरों को हुलसाने लगे, ठीक है, हियरों जी को, ठीक है, मन को। तो इस तरीके से पंजाबी शब्दों का प्रयोग है। लेकिन पंजाबी शब्दों का कई बार सीधे प्रयोग रसास्वादन का भी कारण बन जाता है। जैसे चिट्ठा, सजरा, चंगा, चंगा मीन्स अच्छा, भरजाई यानी कि भाभी, वड्डा बड़ा, पिंड गांव, बेहड़े यानी कि आंगन, झगो कमीजें, ठीक है, सौ सोहड़ी, हट्टी, हट्टी मीन्स होता है दुकान। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग भी है, ठीक है। तड़के, तड़के मीन्स सवेरे। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग हुआ है। कुल मिलाकर जिंदगी नामा उपन्यास भाषा सृजन रचना के परिवेशगत चित्रण के अनुकूल हुआ है। चूंकि उपन्यास में चित्रण परिवेश एक गहरे स्थानीय स्पर्श और रंगत के सांस्कृतिक रूप को अभिव्यक्त करने वाला है, इसलिए उसी के अनुरूप लोक रंगत से सराबोर भाषा का विशिष्ट रूप लेखिका ने बड़े कलात्मक सौंदर्य के साथ सृजित किया है। विशेष चित्रण और भाषा सृजन दोनों ही दृष्टियों से जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका को महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है और इस सृजन ने उपन्यास के शिल्प को भी एक विशिष्ट रूप प्रदान किया है। तो इस प्रकार ये रहा उपन्यास। हमने इस उपन्यास पे के विषय में वो सारी चीज़ें देखी जो आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। हमने यहाँ पे पिछले 5 प्रश्न पत्रों को एनालाइज किया था और उसमें मैंने देखा था कि कहाँ से प्रश्न अधिक बन रहे हैं। तो जहाँ से प्रश्न अधिक बन रहे थे उसको मैंने कराया और ओवरऑल मैंने कोशिश की है कि अधिक से अधिक हिस्से को इसके कवर किया जाए जो आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। कृष्णा सोबती की रचनाओं के बारे में, कृष्णा सोबती के बारे में जानना चाहें तो चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, उसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। और बाकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या आपको तैयार करके जाना है, चैनल पर वीडियो है, आप उसको जाकर देखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर करके जाइए और अच्छे से एग्जाम दीजिए और अच्छे अंक प्राप्त करिए। धन्यवाद।